रिफ्रेश कर लीजिएगा अगर आपको हमारी आवाज नहीं आ रही हो। रिफ्रेश कर लीजिएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा अगर आपको हमारी आवाज ना आ रही हो। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या आप लोगों को हमारी आवाज आ रही है? एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर एक सिंपल सी बात कहें तो हमारे एनसीईआरटी की सबसे लंबी श्रृंखला में आपका स्वागत है, क्योंकि अब लगभग 55वें लेक्चर पर है। हम क्लास 6 से शुरुआत की थी और क्लास 10 की विदाई की ओर हैं और जल्द ही क्लास 11 और 12 की शुरुआत हम करेंगे। आइए हम बात कर रहे हैं क्लास 10 में रिसोर्स में हमने बात करना शुरू की थी और संसाधनों में भी हम स्पेशली बात जो कर रहे थे खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन की हम बात कर रहे थे। सिंपल सी बातों के रूप में अगर एक बात आपको बताए कि अब हमारा नया कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है अनअकैडमी प्लस पर। मंडे से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर कंप्लीट इकोनॉमिक्स, जिसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे और कंप्लीट इकोनॉमिक्स का पूरा क्लास होगा और लगभग इसे हम 3 पार्ट में कवर कराएंगे। इसलिए अभी आपके पास बेटर ऑप्शन है कि आप इसको सब्सक्राइब करके न केवल हमारा इकोनॉमिक्स का कोर्स प्राप्त कर सकते हैं बल्कि सीसेट की क्लासेस को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या है आप लोगों को? तो सबसे पहले आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। यूपीएससी को टारगेट करने के बाद 1 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं या 6 मंथ वाला जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करने के बाद रिफर कोड में MK लाइव रिफर कोड यूज करना है और आपको यह सब्सक्रिप्शन 36,000 में अवेलेबल होगा। वैसे सब्सक्रिप्शन 2 साल के लिए भी है। अगर आप 2021-22 पर फोकस कर रहे हैं, हमसे कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो 57,600 में आपको यह सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें 2 साल तक आपको सारी चीजें अवेलेबल होगी। जो कई सारे लाल लाली कह रहे हैं कि एनसीईआरटी साइंस स्टार्ट करिए, तो साइंस अभी नहीं, और मेरा सजेशन है कि अभी साइंस पर मत फोकस करिए। अभी पहले ज्योग्राफी पूरा होने दीजिए, फिर डिसीजन लेंगे कि अगला एनसीईआरटी पूरा कंप्लीटली किसका कवर किया जाए। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। हमने पहुंच चुके थे ऊर्जा संसाधन में और हमने कोयले के बारे में चर्चा कर ली थी पूरी तरह से। कोयला और प्राकृतिक गैस, कहां पर भारत में कोयले के कौन से प्रकार के कोयले हैं, कितने प्रकार का कोयला होता है, भारत में इनके सोर्स कहां कहां पर हैं। प्राकृतिक गैस पर भी हमारी चर्चा हो चुकी थी। हम बात करने जा रहे हैं विद्युत पर, और विद्युत की अगर हम बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है। विद्युत को 2 प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। एक तापीय ऊर्जा के रूप में, जहां पर कोयले का दहन करके पानी को गर्म करके टरबाइन घुमाए जाएंगे, या फिर दूसरा होता है आणविक ऊर्जा के रूप में, जहां पर आप परमाणु पर संयंत्र की सहायता से पानी को गर्म करके टरबाइन को घुमा सकते हैं। या फिर एक विद्युत ऊर्जा होती है जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती है नदियों पर, उन परियोजनाओं से भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। अगर एक सिंपल सी बात हम कहें तो आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज्यादा विस्तृत है कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। क्या इस पॉइंट को समझ पाए आप लोग? विद्युत वर्तमान में इतना महत्वपूर्ण हो चुकी है कि अगर कोई देश इसका ज्यादा उपभोग कर रहा है तो हम ये मानते हैं कि उस देश में विकास उतना ज्यादा है। विद्युत का जितना ज्यादा उपभोग होगा, हम मानेंगे कि उस देश में विकास उतना ज्यादा हुआ है। विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है। प्रवाही जल जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है, और अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो एक तो हाइड्रो टरबाइन है, जिसमें ऊपर से पानी गिराया जाएगा और वहां जो टरबाइन होगा उस टरबाइन पर चुंबक लगा होता है
और जैसे ही टरबाइन घूमता है तो चुंबक के घूमने के कारण इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। माइकल फैराडे साहब की ये खोज हमें आज भी विद्युत उत्पन्न करने में सबसे ज्यादा मदद करती है। पर इसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाकर हम टरबाइन मतलब पानी को गर्म करके उस पर वेपर भेजते हैं और इससे भी टरबाइन चलाए जाते हैं, जिसे ताप विद्युत का नाम दिया गया है। ताप विद्युत इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर पहले हम चीज को गर्म कर रहे हैं और उस गर्म चीज से इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर रहे हैं, विद्युत को उत्पन्न कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को निर्मित कर रहे हैं। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी होती है। बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। मतलब तेज बहता हुआ जल, बहते हुए जल से विद्युत धारा उत्पन्न करना। इसका मीनिंग हम कहेंगे कि हमने यहां पर पानी का कोई संग्रह नहीं किया है, हमने यहां पानी का कोई संग्रह नहीं किया है। भी दिक्कत आ रही हो तो रिफ्रेश कर लीजिएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा, कोई भी अगर दिक्कत है तो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिएगा। अगर हम बात करें तो तेज बहते हुए जल से विद्युत उत्पन्न की जाती है तो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन बन गया। नवीकरणीय योग्य संसाधन का मतलब क्या हुआ? नवीकरणीय योग्य संसाधन का मतलब यह हुआ कि हम इस संसाधन को फिर से पुनर्प्राप्त कर सकते हैं, पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, कोपली हाइडल परियोजना। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत ग्रह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन पर विद्युत उत्पन्न की जाती है। सभी लोग इस पॉइंट को नोट करिएगा प्लीज। अगर बहते हुए जल से विद्युत उत्पन्न हो तो वह नवीकरणीय संसाधन है। अगर बहते हुए जल से विद्युत उत्पन्न हो तो वह नवीकरणीय संसाधन है। और यदि हम कोयले से तापीय विद्युत उत्पन्न करें, पेट्रोलियम से तापीय विद्युत उत्पन्न करें तो वह अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसका मतलब आप विद्युत को नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों में रख सकते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों में रख सकते हैं। नवीकरण का मतलब हुआ कि बहते हुए जल से विद्युत उत्पन्न करना, बहते हुए जल से विद्युत उत्पन्न करना। और अनवीकरण का मतलब हुआ कि कोयला या पेट्रोलियम को जलाने पर विद्युत को हम अगर पैदा करें तो वो अनवीकरणीय योग्य संसाधन होगा। बहुत अद्भुत फैक्ट है ये। शायद कई लोग इस फैक्ट को अगर पूछा जाए एग्जाम हॉल में तो कंफ्यूज हो सकते हैं। विद्युत नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों प्रकार का संसाधन है, निर्भर करेगा कि विद्युत उत्पन्न किनसे की जा रही है। फिर है गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन उन्हें कहेंगे जिन्हें अभी तक हमने उपयोग नहीं किया। अभी तक हमने लकड़ी यूज की, अभी तक हमने कोयला यूज किया, अभी तक हमने पेट्रोलियम यूज कर लिए। बहुत ही समय से, पिछले 100 वर्षों से हम लगभग इन ईंधनों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में अब हम जिन नए ईंधनों का उपयोग कर रहे हैं हम उन्हें कहेंगे कि वह गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों और इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी हैं। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। हमने देखा कि हम जिन ईंधनों का उपयोग कर रहे थे वह उनकी मात्रा सीमित है और यदि वह एक बार समाप्त हो जाए तो आर्थिक विकास रुक सकता है, क्योंकि आर्थिक विकास का रक्त माना जाता है ईंधन। फिर हमने देखा कि जिन परंपरागत संसाधनों का हम दोहन कर रहे थे उन्होंने पर्यावरण समस्याएं पैदा कर दी। फिर वो ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर प्रदूषण हो या फिर वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो। फिर हमने देखा कि जो भी हमारे पास संसाधन अभी तक थे वो आने वाले समय में हमारे सारी आबादी को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं और इसी कारण से हमने गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की खोज शुरू की। अतः नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत धूप, जल, जीवन भार साधनों में समृद्ध है।
भारत में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन के विकास हेतु वृहत कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो शताब्दी गुजर गई, ये हो सकता है कि परंपरागत ऊर्जा ईंधनों की हो, लेकिन अब आने वाली शताब्दी गैर परंपरागत ऊर्जा ईंधनों की है, जिसमें भारत के पास अग्रणीयता है। भारत के पास 365 में लगभग 360 दिनों या 300 दिनों की तो धूप है। भारत के पास पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन है। भारत का बहुत बड़ा समुद्री किनारा है। भारत के पास बड़ी मात्रा में तापीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा है। भारत के पास बहुत सारा जैव भार है। गाय भैंस है तो उनका जैव भार जो होता है, उनके द्वारा गोबर गैस का उपयोग या फिर अपशिष्ट पदार्थ से भी हम विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। आने वाली शताब्दी भारत की है, क्योंकि भारत उस ऊर्जा से परिपूर्ण है जिसके लिए अब भविष्य में हमें उसकी ओर ध्यान देना होगा। अगर हम बात करें तो भारत के पास जो तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं और आणविक ऊर्जा संयंत्र है, उसका कुछ ये मैप है। इनमें आणविक ऊर्जा संयंत्र मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा, जैसे कर्नाटक का कैगा है, तमिलनाडु में कलपक्कम है, कर्नाटक का कैगा, तमिलनाडु में कलपक्कम, मुंबई में तारापुर। फिर अगर हम बात करें तो गुजरात में काकरापारा, राजस्थान में रावत भाटा, यूपी में नरोला। तो ये जरूर याद रखना, क्योंकि मुझे गारंटी है कि तापीय में भले ही ना पूछा जाए, लेकिन क्योंकि आणविक में अभी भी बहुत कम है इस किताब के अकॉर्डिंग। वैसे तो इसके अलावा बहुत सारे बन चुके हैं, क्योंकि भारत में वर्तमान में लगभग 24 हो चुके हैं परमाणु संयंत्र, लेकिन जो मुख्य रूप से कलपक्कम, कैगा, तारापुर, काकरापारा, रावत भाटा और नरोला, ये तो कई बार पूछे गए हैं, क्योंकि बहुत समय से इनका निर्माण और इनके विकास पर काम चल रहा था। तो नरोला उत्तर प्रदेश, रावत भाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, तारापुर मुंबई, कैगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु हमें आणविक ऊर्जा संयंत्र के रूप में याद रखना है। आणविक ऊर्जा संयंत्र का मतलब कि यहां पर एक परमाणु रिएक्टर लगा होगा, जिससे हम पानी को गर्म करके बड़ी मात्रा में भाप पैदा करके टरबाइन घुमाकर बिजली का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं क्या है यह आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं का प्रयोग परमाणु और आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। हमारे देश में यूरेनियम और थोरियम इसका उपयोग करता है। केरल में मिलने वाली मोनोजॉइट रेत में थोरियम पाया जाता है। कई एग्जामों ने पूछा है कि मोनोजॉइट रेत में क्या मिलता है, तो मोनोजॉइट रेत में थोरियम मिलता है। अगर हम बात करें तो परमाणु प्रक्रिया जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, जहां पर आप एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी ऊष्मा का उपयोग करके हम भाप पैदा करते हैं, जिससे टरबाइन चलाए जाते हैं। भारत में यूरेनियम और थोरियम ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व हैं जिनका उपयोग हम अभी तक कर रहे हैं। केरल की मोनोजॉइट रेत में भी थोरियम की मात्रा बड़ी मात्रा में मिलती है। तो पहले गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में सबसे पहला था परमाणु और आणविक ऊर्जा। दूसरा है सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। उष्णकटिबंधीय देश का मतलब लगभग 300 दिन सूर्य दिखता है। या सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी आइंस्टीन साहब की खोज, जिसके कारण आइंस्टीन साहब को नोबेल पुरस्कार दिया गया था कि जब किसी धातु पर सूर्य प्रकाश गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होने का मतलब कहीं ना कहीं धातु में विद्युत का प्रवाह किया जा सकता है। वही तकनीक है फोटोवोल्टिक सेल। और फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग हम कर सकते हैं सीधा बिजली पैदा करने में। भारत के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। और आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सौर ऊर्जा का एक वैश्विक संगठन बनाया है, और उस वैश्विक संगठन में भारत एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सदस्य रहा है। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति करेगा।
तो जब मैंने आप लोगों को इकोलॉजी इन्वायरमेंट समझाया था तो बार बार पेरिस समझौते में इस बात पर चर्चा होती थी कि विकसित देश विकासशील देशों को तकनीक देंगे। अब कौन सी तकनीक देंगे, अगर किसी को कंफ्यूजन था तो शायद अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऐसी तकनीक देंगे जिसके कारण CO2 का एमिशन कम हो सकता है। उपलो लकड़ी को जलाने पर CO2 का एमिशन होता है, तो पर्यावरण के संरक्षण में सौर ऊर्जा योगदान दे सकती है। तो सौर ऊर्जा की तकनीक अगर किसी विकसित देश के पास है तो उस विकसित देश को यह विकासशील देशों को सौंपनी चाहिए ताकि CO2 एमिशन को कम किया जा सके। फिर अगर हम बात करें इन्हीं ऊर्जा संसाधनों की जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, फिर हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। क्यों महान संभावनाएं हैं? क्योंकि पवन दो जगह पर निरंतर बहती रहती है। एक तो पर्वतीय क्षेत्र में घाटी पवन और पर्वतीय पवन के रूप में, और समुद्र के किनारे पर समुद्र समीर और स्थल समीर के रूप में। तो जहां पर भारत का बहुत बड़ा एरिया समुद्र के किनारे पर बसा है, वहीं पर ऊपर वाले भाग में पर्वतीय क्षेत्र भी हैं। इसलिए भारत के पास पवन ऊर्जा की भी बहुत अपार संभावनाएं हम मानेंगे। भारत में पवन ऊर्जा के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। मतलब तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक ये वाला जो हिस्सा है इस समय पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में तमिलनाडु राज्य पवन ऊर्जा में सबसे अग्रणी काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण ऊर्जा फॉर्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। तो तमिलनाडु राज्य जरूर याद रखिएगा। पवन ऊर्जा में पहले हमने देखा आणविक ऊर्जा जो कि नवीकरणीय संसाधन है, गैर परंपरागत संसाधन है। फिर हमने चर्चा की सौर ऊर्जा की, नवीकरणीय गैर परंपरागत संसाधन है। और फिर अब हमने चर्चा की पवन ऊर्जा की, ये भी नवीकरणीय गैर परंपरागत संसाधन है। फिर हम बात कर रहे हैं, ये पवन चक्की की बात थी, ये नागरकोइल नाम याद रखिएगा, नागरकोइल तमिलनाडु का। यहां पर पवन चक्कियां बिल्कुल लाइन से आपको दिखाई देगी। इसी को पूरी संरचना को पवन चक्की नाम दिया जाता है। ग्रामीण इलाकों में अब हम बायोगैस की बात कर रहे हैं। बायोगैस भी नवीकरणीय गैर परंपरागत संसाधन है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बायोगैस मीथेन है इसमें मेनली। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी, तेल, उपलो, चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगर पालिका, सहकारिता, निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। बायोगैस का मतलब हम गोबर गैस को उसका एक हिस्सा मानेंगे। जहां पर भी हम किसी प्रकार के हमारे घर का अपशिष्ट होगा या फिर नगर का अपशिष्ट होगा या फिर किसी भी प्रकार के हमारे पास जो भी कृषि में अपशिष्ट बनते हैं, उनसे जब हम किसी प्रकार का ईंधन बनाएं तो उसे बायोगैस कहेंगे। बायोगैस इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जीवित चीजों से या जीवधारियों की मदद से किसी प्रकार के ऊर्जा संसाधन का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि अगर एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों से कहूं, गोबर गैस, इसमें भी हम चौपायों का उपयोग कर रहे हैं। अपशिष्टों में हम पेड़ पौधों का या घरों के अपशिष्टों का उपयोग कर रहे हैं। तो जब हम जीवित अपशिष्टों का उपयोग करके ईंधन का निर्माण करेंगे तो वो बायोगैस कहलाएगा, जिसमें गोबर गैस प्लांट महत्वपूर्ण है। ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। मतलब एक तो एनर्जी भी मिल जाती है और फिर उस गोबर गैस प्लांट से जो चीज बच जाती है वो फर्टिलाइजर का काम करती है। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है, उपलों तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। आधुनिक रूप में इसे थोड़ा सा गोबर को उठाना और गोबर को जमा करना एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में देखा जा रहा है कि लोग इसे अब स्वच्छता का काम नहीं मानते और इसी कारण लोग इससे दूर हो रहे हैं। लेकिन यदि इस बायोगैस की टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा आधुनिक पद्धति में किया जाए
तो ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने में यह बहुत बड़ा योगदान देता है। फिर अगला है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा का मतलब हुआ जो ज्वार और भाटा, याद करिए, जहां पर पानी ऊपर चढ़ेगा और गिरेगा। कैसे ज्वारीय ऊर्जा का संयंत्र होता है? देखो, कुछ नहीं करते इसमें, आप समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा पुल बांध दीजिए, समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा पुल बांध दीजिए और बड़े बड़े वहां पर उस पुल के नीचे सर्कल बना दीजिए और इसके अंदर टरबाइन लगा दीजिए, इसके अंदर पंखे लगा दीजिए। अब सोचो कि ज्वार आएगा तो पानी ऊपर चढ़ेगा और जब पानी ऊपर चढ़ेगा और फिर भाटे में पानी उतरेगा, जब पानी उतरेगा तो ये टरबाइन के पंखों को टकरा कर जाएगा तो उसे घुमाएगा और जैसे ही घुमाएगा तो बड़ी मात्रा में बिजली पैदा की जा सकती है। ये ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र होते हैं। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में संकरी खाड़ीनुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बाढ़ के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। मतलब आप समझे या नहीं मेरी बात को? मुझे थोड़ा कमेंट्स करके बताइएगा कि आप समझ पा रहे हैं। ये समुद्र के किनारे दीवार थी और हमने क्या किया कि ये पुल है, ऊपर से लोग सड़क के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं, तो पानी चला गया। पानी चला जाने के बाद आपने गेट बंद कर दिए। अब जैसे ही हम कहेंगे कि भाटा आएगा तो पानी उतर गया। अब आप रास्ते दरवाजे खोल दीजिए, पानी तेजी से वहां से होकर गुजरेगा और हम कहेंगे कि उन टरबाइनों को घुमाने से वहां बड़ी मात्रा में विद्युत का उत्पादन होगा। तो इस प्रकार के संयंत्र भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। फिर है भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती जाती है। जहां भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहां उथली गहराई पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाते हैं। देखना, भूतापीय ऊर्जा का मतलब ये हमारी जो पृथ्वी है ये आंतरिक रूप में अभी भी गर्म है और इसके अंदर बड़ी मात्रा में हम कहेंगे कि मैग्मा उपस्थित है। तो कुछ जगह पर यह मैग्मा इसकी पूरी मोटी परत को भेद कर बाहर आना शुरू हो जाता है और इसकी मोटी परत को भेदने के बाद वहां पर यदि कोई जलाशय मिल जाए तो वहां पर जलाशय गर्म होकर एक गर्म वाष्प का निर्माण करता है, जिसे अगर प्रेशराइज करके टरबाइन पर फेंका जाए तो टरबाइन घूम सकते हैं। ऐसी तापीय ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाएगी। कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं मैं। यदि कोयला, पेट्रोलियम को जलाकर आपने पानी गर्म किया और टरबाइन पर चलाया तो यह तापीय ऊर्जा कहलाएगी, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। और भूतापीय ऊर्जा का मतलब होता है कि जहां पर पृथ्वी की तापीय ऊर्जा, पृथ्वी की उष्मा से आपने पानी को गर्म किया, पृथ्वी की आंतरिक उष्मा से पानी को गर्म किया और फिर आपने टरबाइन चलाए तो यह भूतापीय ऊर्जा कहलाएगी। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो तापीय ऊर्जा अलग है, भूतापीय ऊर्जा अलग है। रिपीट कर रहा हूं मैं, तापीय ऊर्जा जो अभी हमने देखी थी कोयले वाली, और भूतापीय ऊर्जा मतलब अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं। तापीय ऊर्जा अनवीकरणीय संसाधन है, तापीय ऊर्जा अनवीकरणीय संसाधन है, तापीय ऊर्जा अनवीकरणीय है और परंपरागत है। जबकि भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय और गैर परंपरागत है। तो बहुत बड़ा सवाल, खूबसूरत सवाल मैं बना सकता हूं। आपसे सवाल यह पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तापीय ऊर्जा एक नवीकरणीय और गैर परंपरागत संसाधन है। दूसरा कथन,
भूतापीय ऊर्जा अनवीकरणीय और परंपरागत संसाधन है। निम्न में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी दोनों, डी कोई नहीं। बहुत अच्छा और खूबसूरत सवाल बनाया जा सकता है, बताइएगा आंसर क्या चुनेंगे आप लोग। तापीय ऊर्जा मैंने लिखा है कि तापीय ऊर्जा गैर परंपरागत और नवीकरणीय संसाधन है, और दूसरा कथन है भूतापीय ऊर्जा परंपरागत और अनवीकरणीय संसाधन है। क्या आंसर लगता है कि यदि दो कथनों के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाए? दीपक 15 दिसंबर से पहले सितंबर तक नहीं पहुंच पाएंगे करंट अफेयर में। इसका आंसर आना चाहिए था डी। इसका आंसर आना चाहिए था डी। दोनों ही कथन गलत है, क्योंकि मैंने उल्टा कर दिया था। तापीय अनवीकरणीय और परंपरागत है, जबकि भूतापीय नवीकरणीय और गैर परंपरागत है। तो एक खूबसूरत सवाल यहां बनाया जा सकता है, जहां कई लोग इसमें गलतियां कर सकते हैं। यह इतना तब तो हो जाता है कि पृथ्वी की सतह की ओर उठता है तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित, चर्चा की थी कक्षा 7वीं में भी हमने। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में, मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में, और लद्दाख में पूगा घाटी में। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में, याद आ रहा है, इस पर चर्चा हम कर चुके थे। पार्वती घाटी में, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में, और लद्दाख में पूगा घाटी में। लद्दाख में पूगा घाटी में, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में, और लद्दाख में पूगा घाटी में। लद्दाख में पूगा घाटी में ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, जैसे कि खनिजों का संरक्षण जरूरी था, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण भी जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा का अगर हम लोग पर्याप्त और सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाए तो विकास का सीधा या विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। आधुनिक युग में ऊर्जा को विकास का रक्त कहा जाता है। शरीर में रक्त जितना ज्यादा होगा, शरीर उतना मजबूत होगा। देश में जितने ऊर्जा संसाधन होंगे, विकास उतना मजबूत होगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा के बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकार का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। इसका मतलब हमारे पास जो ऊर्जा है उतनी अच्छी दक्षता वाली नहीं है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्वक उपागम अपनाना होगा। उदाहरण, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें। जब प्रयोग ना हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से। हमने केमिस्ट्री में आपको बताया था कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते न नष्ट कर सकते हैं। वहां भी मैंने सवाल दिया था, पर फिर ऊर्जा की बचत करने की जरूरत क्या है? ऊर्जा क्यों बचानी चाहिए जबकि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते हैं? जरा कमेंट्स करके बताइएगा कि आप उत्तर के रूप में क्या चुनेंगे। दोनों में से क्या चुनेंगे? मतलब हम कहेंगे कि ऊर्जा की बचत की आवश्यकता, वैसे ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते ना नष्ट कर सकते हैं, तो फिर आखिर ऊर्जा को बचाने की आवश्यकता क्या है? आखिर ऊर्जा को बचाने की आवश्यकता क्या है?
ऊर्जा को बचाने की आवश्यकता क्यों है? हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। संतोष का सवाल आंसर है, संतोष का आंसर है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी की चर्चा कर रहे हो संतोष? राम जिला सैनिका है। मैथ्स क्लास कब होगी? मैथ्स की क्लास अभी नहीं, टेक्नोलॉजी की कमी है, राजकुमार का कहना है। मैथ्स की क्लास अभी अगले महीने, मैथ्स की क्लास अभी अगले महीने होगी। टेक्नोलॉजी, आकांक्षा का कहना है कि टेक्नोलॉजी कम है। एक्चुअली हम इसे कह सकते हैं कि ऊर्जा अनियंत्रित, मतलब असीमित है, जाएगी, जो हमारे यूज में नहीं रहेगी। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया विकास। वास्तव में ऊर्जा के रूप भी असीमित है, और जिस रूप की ऊर्जा वर्तमान में है, हमारे पास उसी रूप की ऊर्जा की तकनीक है। यदि हमारे पास तकनीक असीमित हो जाए तो हमारे पास ऊर्जा संसाधन असीमित हो जाएंगे। इसलिए हम ये कहेंगे कि वास्तव में हम ऊर्जा बचत का मतलब ऊर्जा के एक निश्चित रूप का बचत की बात कर रहे हैं। बाकी तो हम जानते हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। आइए सवालों पर आते हैं और आप लोगों को आंसर देने हैं। पहले का उत्तर, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयिक पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्याग कर चट्टानों के अपघटन से बनता है? इतनी बात अगर ना समझ में आ रही हो तो मैंने बताया था, कौन सा खनिज चट्टानों के अपघटन से बनता है? बताइएगा, चट्टानों के अपघटन से कौन सा खनिज बनता है? चट्टानों के अपघटन से कौन सा खनिज बनता है? वीरेंद्र, ऊर्जा को उपयोग करने में बहुत खर्चा होता है। हम ये नहीं कहेंगे, ऊर्जा का जो रूप है वही हमारे पास सीमित मात्रा में है। बिल्कुल, राम जिलालाल सैनी, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। रोहित का आंसर आया है ख, रोहित का आंसर है ख। अधिकतर लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोगों का बी है, सी भी लग रहा है कुछ लोगों को, पढ़ा नहीं है। याद रखना, सोना, सोना, जस्ता, ये दोनों तो आग्नेय शैलों में मिलते हैं, और आग्नेय शैलों का अपघटन नहीं होता है आसानी से। अपघटन करने वाले जो शैल थे, जिसे हमने कहा था कि वह रूपांतरित या फिर अवसादी होंगे, आंसर आएगा बॉक्साइट, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है वह चट्टानों के अपघटन से बनता है। फिर झारखंड में स्थित कोडरमा, कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? कोडरमा गया, याद करिए, कोडरमा गया नाम मैंने दिया था, कोडरमा गया नाम मैंने दिया था। दूसरे का उत्तर बताइएगा, क्या आंसर लगता है दूसरे का? दूसरे का आंसर क्या लग रहा है? बताए, दूसरे में कोडरमा गया कहां था मैंने? कोडरमा गया, राजकुमार का बी, यतीश पटेल का बी, विकास का बी, एकता का बी, रोहित का ख मतलब बी, बहुत सारे लोगों का बी है। बिल्कुल, कोडरमा गया, याद करिए, अभ्रक में हमने चर्चा की थी, अभ्रक में हमने चर्चा की थी इस प्रकार की। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचय होता है? खनिजों का निक्षेपण और संचय होता है, खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। तो याद रखिएगा, तलछटी अगर ना समझ में आए तो अवसादी चट्टान है ये, अवसादी चट्टान है ये, सेडिमेंट्री है। तलछटी का ही मतलब होता है अवसादी चट्टान। कहां पर निक्षेपण की बात आएगी, कहां पर निक्षेपण और संचय की बात आएगी, कहां पर निक्षेप और संचय की बात आएगी, कहां पर निक्षेप और संचय की बात आएगी? तीसरे का आंसर बताइए हमें, तीसरे का आंसर, तीसरे का आंसर क्या लग रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल आंसर आएगा तलछटी चट्टाने, तलछटी चट्टाने, क्योंकि निक्षेप और संचयन केवल और केवल निक्षेप और संचयन केवल और केवल अवसादी चट्टानों में, और मोनोजॉइट रेत अभी हमने चर्चा की थी, मोनोजॉइट रेत में मिलता है थोरियम, एक परमाणु ऊर्जा का निर्माण करने वाला खनिज, ऊर्जा खनिज। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। लोह और अलोह खनिज में आपको बताना है अंतर, परंपरागत और गैर परंपरागत में अंतर बताना है, लिखने की कोशिश करिएगा। पर जो बढ़िया सवाल आपको लिखने की कोशिश करने हैं, खनिज क्या है, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज का निर्माण कैसे होता है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, फिर भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों। इस पर जरा लिखिएगा आंसर आज सभी लोग, इस प्रश्न को जरा लिखिएगा बरा 150 शब्दों में और 10 मिनट के अंदर लिखने की कोशिश करिएगा कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है और क्यों, भारत में क्यों हम कहते हैं कि सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। जरा 100 शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा, 150 शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा। तो यहां पर समाप्त होता है 5वां टॉपिक। आइए 6वें टॉपिक पर आ रहे हैं। क्लास 10 का सेकंड लास्ट टॉपिक है विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तु और उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। अगर हम सिंपल सी बात करें तो यह प्रसंस्करण है। प्रसंस्करण का मतलब कच्ची चीज को और भी बेहतर करना। कच्ची चीज का मतलब हुआ कि जो प्राकृतिक रूप से रॉ मटेरियल था उसे कुछ ऐसे उत्पाद में बदलना जिससे उसकी कीमत और बढ़ जाए, जैसे कपास को कपड़े में बदलना, जैसे कि हो सकता है कि आप कच्चे भोजन को हो सकता है पके पकाए भोजन में बदल सके। जब आप किसी चीज को उससे ज्यादा कीमत वाली चीज में बदलने की प्रक्रिया करते हैं, इसीलिए उसका नाम रखा है विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब पुनर्निर्माण की हम बात करें, पर ऐसा पुनर्निर्माण जिसमें उसकी कीमत बढ़ जाए। तो विनिर्माण का मतलब क्या होगा, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। जैसे कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोह इस्पात लोह अयस्क से, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से बनाया जाता है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। द्वितीयक कार्य में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। मतलब जो द्वितीयक, वैसे द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे, कृषि प्राथमिक, विनिर्माण को द्वितीयक। इसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं वो इस पर फोकस्ड है कि उनके पास जो पदार्थ था अब वो ज्यादा बेटर क्वालिटी वाले पदार्थ में बदल सके। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी, पेय पदार्थ संबंधी उद्योग में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। मतलब अगर आपको गरीबी हटानी है तो आपको औद्योगिक विकास करना पड़ेगा और तभी जाकर आप बेरोजगारी और गरीबी से लड़ सकते हैं। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित है। जनजाति तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानता को कम करना था। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। वे देश ही विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। याद रखना, आज जितने भी विकसित देश हैं वो इसलिए विकसित नहीं है कि उनके पास कच्चा माल ज्यादा है, वो इसलिए विकसित नहीं है कि उनके पास संसाधन बहुत ज्यादा हैं, नहीं वो इसलिए विकसित है कि उनके पास बहुत बड़ी संख्या में मानव संसाधन है, बल्कि वो केवल इसलिए विकसित है क्योंकि उनका विनिर्माण उद्योग बहुत विकसित है। विनिर्माण क्षेत्र बहुत ही विकसित है, या विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उनके पास बहुत अच्छी है।
मोबाइल तो पूरे भारत में कई प्रकार के कंपनियों के हैं, लेकिन आज भी एप्पल के मोबाइल की अपनी ही विशेषता है, अपनी ही विशेषता है। उसका रीजन है उसकी टेक्नोलॉजी, उसका रीजन है उसके फीचर्स, उसका रीजन है उसकी सिक्योरिटी, उसका रीजन है वो बाकी से आज भी सक्सेस में आगे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र प्रौद्योगिकी पर पूर्ण रूप से आधारित है। जिस देश की प्रौद्योगिकी जितनी ज्यादा विकसित होगी, विनिर्माण क्षेत्र उस देश का उतना ही ज्यादा विकसित होगा। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर हैं। मतलब उद्योग जहां पर कृषि पर निर्भर हैं, वहां कृषि भी कहीं ना कहीं इन औद्योगिक सामानों पर निर्भर है। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई। मतलब आप विनिर्माण क्षेत्र और कृषि को विरोधी नहीं मानेंगे, बल्कि एक दूसरे के समर्थक मानेंगे। जितना ज्यादा कृषि उत्पादन बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा वहां पर विनिर्माण उद्योग के बढ़ने की संभावना होगी। अगर विनिर्माण उद्योग की हम बात करें तो विनिर्माण उद्योग को रॉ मटेरियल के रूप में कृषि चाहिए और कृषि को कहीं ना कहीं उर्वरक, पंप, कीटनाशक दवाइयां, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, औजार चाहिए, जो कि विनिर्माण उद्योग से प्राप्त हो सकते हैं। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो, तभी हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। पिछले 2 दशक से सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में उद्योगों का योगदान 27% से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज, खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। अगर हम बात करें तो हमारे जीडीपी में लगभग 27% का योगदान है और हमारा जो विनिर्माण क्षेत्र है वो प्रति वर्ष 7% की दर से अभी तक बढ़ रहा है। पर हमें उम्मीद है कि ये अगले आने वाले दशक में 12% की दर से बढ़ेगा, क्योंकि भारत में अभी भी विनिर्माण क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएं हैं। भारत में विनिर्माण क्षेत्र की अभी अपार संभावनाएं उपस्थित हैं। तो भारत में विनिर्माण उद्योग का 27% है, जिसमें 17% डायरेक्टली और 10% गैस और विद्युत के रूप में है। जबकि बाकी देशों में जो दक्षिण एशिया या पूर्वी एशियाई देश हैं, उनमें 25 से 35% विनिर्माण क्षेत्र है। उनके जीडीपी में 7% प्रतिवर्ष की वृद्धि है भारत में विनिर्माण क्षेत्र की, और बढ़ोतरी की दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रतिवर्ष की दर से हुआ है। उपयुक्त सरकारी नीतियों और औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धी परिषद की स्थापना की गई। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, इसका निर्माण इसीलिए किया गया ताकि भारत में और किस तरीके से विनिर्माण उद्योग को मजबूत किया जा सकता है, भारत में किस प्रकार से विनिर्माण उद्योग की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद का निर्माण किया गया। अब हम अंतिम बात कर रहे हैं आज की औद्योगिक अवस्थिति। उद्योग कहां स्थापित करने चाहिए, यह कैसे तय होता है। उद्योगों की स्थापना संभवतः जटिल है, कठिन काम है, क्योंकि उद्योग वहीं पर लगाए जाएंगे वहां कुछ शर्तें, कुछ ऐसी परिस्थितियां होगी जिसके कारण उद्योग का विकास वहां हो सकेगा। वह परिस्थितियां अगर नहीं है तो उद्योग का विकास संभव नहीं होता। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी शक्ति के साधन, बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होते हैं। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है।
फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हो अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलता है। औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चलता है। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक, वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्र द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिन्हें समूहन बचत कहते हैं। देखना, ये क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उद्योग की जगह पर किसी क्षेत्र पर उद्योग संकुल का विकास हो जाता है। उद्योग संकुल किसे कहेंगे? जैसे कि मान लो कि यहां पर उद्योग शुरू हुए थे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के, फिर उसी की देखा देखी में हो सकता है कि वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए कोई दूसरे जो विकल्प होते हैं उसका उद्योग विकसित हो गया। फिर उसके पड़ोस में इलेक्ट्रिसिटी की जगह पर कपड़ों का उद्योग विकसित हो गया। उसके कुछ पड़ोस में और कोई तीसरा उद्योग विकसित हो गया और वहां पर उद्योगों का एक पूरा संकुल विकसित होने के बाद वहां पर सभी लोगों को एक बचत मिलने लगी। बचत कैसे मिलने लगी? क्योंकि अब आसानी से वहां पर सड़कों के राजमार्ग विकसित कराए गए होंगे, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। तो सामूहिक बचत का मतलब एक उद्योग से दूसरे उद्योग को और दूसरे से तीसरे उद्योग को जो भी मदद मिल पाती है हम उसे समूहन बचत के रूप में डाल देते हैं। इसे औद्योगिक समूहन कहते हैं। मतलब आप अगर कहानी समझ पा रहे हो, नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगर आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसमें समूहन बचत कहा जाता है। कहीं पर भी अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योग की स्थापना दूरस्थ क्षेत्रों से व्यापार पर आधारित जैसे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। आजादी से पहले तो यूरोप से हमारे औद्योगिक संबंध थे केवल, तो जो भी बंदरगाह होंगे उनका विकास हुआ। परिणाम स्वरूप कुछ नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो कि कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे थे। उद्योग बाजार में संबंध किस प्रकार का है? उद्योग बाजार में संबंध किस प्रकार का है? तो सबसे पहले तो कच्चा माल वहां पर मिलेगा, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी और अवसंरचना मिलेगी, परिवहन मिलेगा, कारखाना लगेगा, माल उत्पाद होगा, फिर परिवहन होगा और फिर बाजार होगा, बाजार से फिर पैसा आएगा, पैसे से पूंजी बनेगी, फिर वही पूंजी हमें उद्योग को लगाने के लिए आवश्यक होगी। तो जहां से उद्योग से हम पूंजी कमाकर बाजार बनाते हैं, वही बाजार से फिर पूंजी प्राप्त होकर फिर उद्योग बनता है। तो उद्योग और बाजार कोई अलग अलग घटना ना होकर एक दूसरे से जुड़ी हुई घटना ही रहेगी। किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उनकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। सरकारी नीतियां निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। उद्योगों की अवस्थिति वहां होगी जहां उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत कम होगी, उस स्थान पर उत्पादन की लागत कम होगी, उत्पादन के वितरण की लागत कम होगी, उस स्थान पर उद्योग के स्थापना का निर्णय लिया जाएगा। मतलब जहां पर लागतें कम हो जाती हैं, जहां पर लागतें कम हो जाती हैं वहां पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं, वहां पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं। इकोनॉमिक्स की क्लास अब हमारी बाद में होगी। अभी तो सर ले रहे क्लास, तो हमारी बाद में होगी, पर अभी आपको हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिल जाएगी अनअकैडमी प्लस पर। अनअकैडमी प्लस पर जो धर्मेंद्र का सवाल है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। और आप लोगों के लिए एक और नई खुशखबरी, एक और नया धमाका है कि अब हम बहुत ही छोटे छोटे वीडियो की एक और श्रृंखला आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें टू द पॉइंट कोई भी कंसेप्ट 20 मिनट के अंदर पूरा क्लियर कराने का टारगेट होगा। कोई भी मतलब एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन बिल्कुल ऐसे पॉइंट हो कि वो कंसेप्ट जब भी रिवाइज करना हो, जब भी पढ़ना हो, टू द पॉइंट 20-22 मिनट का वीडियो देखा कि आप पूरी तरह से चीजों को कवर कर सकते हैं। पहला हमारा टू द पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास का पहला एपिसोड स्टार्ट होगा शनिवार को 12 बजे। इंतजार करिएगा एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। हमारे 4 बजे की और 8 बजे की क्लास तो चलती रहेगी, लेकिन 12 बजे जनरली शनिवार को या कंटिन्यूअसली हम इसको शुरू करेंगे
सीधी बात नो बकवास का पहला एपिसोड शनिवार को, जहां पर 20 मिनट में कोई भी कंसेप्ट पूरी तरह से समझाने का प्रॉमिस किया जाएगा। आइए देखेंगे इसी प्रकार की बातों के साथ नेक्स्ट क्लास में। बाय, गुड डे।